नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल एग्ज़ाम खूबियाँ में। मैं धर्मेंद्र। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि UPPCL 2024 का प्रीलिमिनरी एग्ज़ाम जो 17 मार्च को होना था वो अब डिले हो गया है और इसके लिए आगामी डेट हो सकता है जून और मे भी जुलाई हो, लेकिन हमें अपनी तैयारी के लिए यहाँ पे रुकना नहीं है और आगे बढ़ना है। तो अब तक हम लोग GS वर्ल्ड के 4 PCS के पेपर सॉल्व कर चुके थे और GS वर्ल्ड ने दोबारा से अनाउंस कर दिया है प्री एग्ज़ाम के अगले पेपरों का अपना शेड्यूल। तो उसी के लिए उससे पहले सब हम लोग जल्दी से अपने जो बचे हुए पेपर हैं वो सॉल्व कर लेते हैं और इसीलिए हम लोग आज लेके आए हैं GS वर्ल्ड का अगला टेस्ट पेपर यानी टेस्ट पेपर 5, जो कि मित्रों किस पर, मेरे साथियों किस पर बेस्ड है। ये मेरे साथियों बेस्ड है आपका ज्योग्राफी पर यानी इंडियन ज्योग्राफी पर, ठीक है, वर्ल्ड ज्योग्राफी पर सॉरी। तो इसे ज़रा हम लोग सॉल्व करते हैं और देखते हैं आगे। पहला क्वेश्चन क्या है देखते हैं। पत्रण, रेखांकन और बैंडिंग निम्नलिखित में से किस चट्टान से जुड़े हैं। यानी ये चट्टानों के बनने के क्रम में कुछ घटनाएं हैं जो यहाँ पे इंडिकेट कर रही हैं कि इनमें से कौन सी घटनाएं, यानी ये जो पत्रण है, रेखांकन है और बैंडिंग है, ये जो तीनों प्रक्रियाएं हैं ये किस प्रकार की चट्टानों के निर्माण में बनी हुई हैं। तो ऑप्शन है आपका आग्नेय शैल, बी है अपसादी शैल, सी है कायांतरित शैल या डी है सभी। तो मित्रों ये जो सारी प्रक्रियाएं हैं, जो ये सारी शैलों से जुड़ी हुई ये जो चट्टानों का क्रम है, ये जो जुड़ा हुआ है पत्रण, रेखांकन और बैंडिंग प्रक्रिया, ये कायांतरित शैलों के बनने के क्रम के तौर पर देखा जाता है। किससे? कायांतरित शैलों के बनने के क्रम पे मित्रों, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। क्या है सेकंड, देखते हैं हम लोग। आग्नेय चट्टानों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। आग्नेय चट्टानें पृथ्वी पर प्राथमिक चट्टानें हैं। क्या हैं? पृथ्वी पर प्राथमिक चट्टानें हैं जो बड़े कण होते हैं। आंतरिक चट्टानें, चट्टानों में महीन दानेदार संरचना होती है। उपरोक्त में से कौन से कथन सही हैं? क्या हैं? उपरोक्त में से कौन से कथन जो हैं सही हैं? आग्नेय चट्टानें पृथ्वी पर प्राथमिक चट्टानें हैं, ये बात बिल्कुल सही है। आग्नेय चट्टानें जो हैं वो एक महीन दानेदार संरचना होती है क्योंकि ये पिघले हुए लावा से निर्मित होती हैं, ठीक है। और बाह्य चट्टानें, बाह्य आग्नेय चट्टानों के बड़े कण होते हैं, आंतरिक आग्नेय चट्टानों के महीन दानेदार संरचना होती है। तो अगर हम बाह्य आग्नेय चट्टानों के बारे में बात करें, जो बाह्य जो होती हैं वो महीन दानेदार होती हैं, जबकि आंतरिक बड़े कण होते हैं। यानी दूसरा स्टेटमेंट हमारा क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। केवल एक सही है, यानी ऑप्शन ए हमारा सही होगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर। क्या है थर्ड? सूर्य के आरंभिक वायुमंडल में कौन सी गैस की अधिकता पाई गई है? कार्बन डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन और कार्बन डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन और हीलियम, हाइड्रोजन और नाइट्रोजन। तो यहाँ पर यदि हम बात करें कौन सा ऑप्शन सही है, सूर्य की आरंभिक वायुमंडल में कौन सी गैसें अधिकता में पाई जाती हैं, तो यहाँ पर यदि हम बात करें तो सूर्य की जो आरंभिक वायुमंडल होती है उसमें सुपरनोवा के विस्फोट में लगभग 5 अरब साल पहले आपका सूर्य बना था मित्रों, और अन्य ग्रह बने थे। तो इस सूर्य के अंदर अगर आप जानते होंगे तो हाइड्रोजन और हीलियम है। क्या है? हाइड्रोजन और हीलियम है, और यही हमारा क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पर। क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 4, उसे देखते हैं। एक उल्का पिंड है, एक पुच्छल तारा जिसकी चमकीली गैसीय पुंछ है, पदार्थ का एक टुकड़ा जो पूरा नहीं जलता और पृथ्वी की सतह तक पहुंच जाता है। एक ऐसा पदार्थ जो बुध और बृहस्पति के बीच ग्रह सूर्य की परिक्रमा करता है, उपरोक्त में से कोई भी नहीं। तो यहाँ पर यदि हम बात करें, जो उल्का पिंड होता है वो पदार्थ का एक टुकड़ा होता है जो पूरा नहीं जलता और पृथ्वी तक पहुँच जाता है। ये जो बात की गई है ये क्षुद्र ग्रह से संबंधित बात की गई है। तो यानी हमारा आंसर क्या होगा? हमारा आंसर बी होगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पर। क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 5, उसे देखते हैं।
निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पृथ्वी की आंतरिक परतें विभिन्न घनत्वों के पदार्थों के स्थायीकरण से बनी हैं। वायुमंडल के विकास के समय पृथ्वी के प्रारंभिक वायुमंडल में ऑक्सीजन की मात्रा ज़्यादा और नाइट्रोजन की मात्रा कम थी। महासागरों की स्वतः ही संतृप्त होने के कारण ऑक्सीजन का स्तर कम बढ़ा है। उपरोक्त में से कौन से कथन सही हैं? उपरोक्त में से कौन से कथन सही हैं? तो यहाँ पर यदि हम बात करेंगे, पृथ्वी की आंतरिक परतें घनत्वों पदार्थों का स्थायीकरण से बनी है, ये बात बिल्कुल क्या है? सही है। क्या है मित्रों? बिल्कुल सही है। और वायुमंडल का विकास पृथ्वी के प्रारंभिक वायुमंडल में ऑक्सीजन की मात्रा ज़्यादा, बिल्कुल गलत। और नाइट्रोजन की मात्रा ज़्यादा है जबकि ऑक्सीजन की मात्रा कम है, ये बात क्या हो जाएगी? गलत हो जाएगी। महासागर स्वतः ही संतृप्त होने के कारण ऑक्सीजन का स्तर बढ़ा है, ये बात बिल्कुल सही है। यानी ऑप्शन बी जो है हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पर। क्या है क्वेश्चन नंबर 6? इसे देखते हैं। भूकंप तरंगों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। क्या है? पी तरंगें ध्वनि तरंग एक की जैसी होती है, पी तरंग ध्वनि तरंग जैसी होती है और केवल ठोस पदार्थ के माध्यम से गुजरती है। तो यहाँ पे अगर हम पी तरंग के बारे में बात करें तो पी तरंग ध्वनि तरंग जैसी तो होती है, लेकिन ये तीनों अवस्थाओं में गुजरती है, न कि ठोस में। ये अकेली ठोस में नहीं, बाकी दोनों अवस्थाओं में गुजर जाएगी। तो ये बात पहली वाली तो हमारी क्या हो जाएगी? गलत हो जाएगी। दूसरी, पी तरंगों की कंपन की दिशा तरंगों की दिशा के संचरण के ऊर्ध्वाधर होती ही होती है। तो यदि हम इनके संचरण की दिशा में कहें तो ये ऊर्ध्वाधर नहीं बल्कि समांतर होती है। तरंग की दिशा के संचरण की दिशा की कैसी होती है? ऊर्ध्वाधर नहीं होती, ये समांतर होती है। क्या होती है? समांतर। ये बात यहाँ पर भी ये गलत हो जाएगा। अभिकेंद्र 105 से 145 के बीच का क्षेत्र PS दोनों का छाया क्षेत्र है, ये बात बिल्कुल सही है। ये इनका क्या है? छाया क्षेत्र है। यानी ऑप्शन कौन सा सही होना चाहिए? ऑप्शन जो है बी हमारा सही होना चाहिए। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पर। क्या है 7? इसे देखते हैं। परिमाण पैमाने को मर्केली स्केल के रूप में जाना जाता है और इसकी संख्या 1 और 12 के बीच में व्यक्त की जाती है। तीव्रता पैमाने को रिएक्टर स्केल के रूप में जाना जाता है और इसको 1 और 10 की सीमा में व्यक्त किया जाता है। उपरोक्त कथनों में से कौन से सही हैं? तो यहाँ पर यदि हम बात करें, ये दोनों कथन क्या हैं? बिल्कुल सही हैं। क्या हैं? सही हैं। यानी ऑप्शन सी हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8। क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 8? इसे देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कथन पृथ्वी के आंतरिक संरचना के संदर्भ में सही है? पहला, महासागर में भूपर्पटी की मोटाई महाद्वीपों की तुलना में अधिक होती है और इसका निर्माण 3 ग्राम प्रति घन सेंटीमीटर घनत्व वाली भारी चट्टानों से होता है। बी, भूपर्पटी तथा मेंटल का ऊपरी भाग मिलकर दुर्बलतम मंडल कहलाते हैं। सी, बाह्य क्रोड अवस्था में है जबकि आंतरिक क्रोड ठोस अवस्था में है। तो यहाँ पर यदि हम बात करें, जो आपका ऑप्शन नंबर जो सी दिया गया है वो बिल्कुल क्या है? सही है। आगे पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है, यानी सी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9। क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 9? इसे देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित है? निकिल व लोहे, क्रोड, सिलिका और निकिल, भूपर्पटी, महासागरीय भूपर्पटी, बेसाल्ट और चट्टान, अतिभंगुर भाग, भूपर्पटी। तो यहाँ पर यदि हम बात करें, मेंटल सिलिका और एल्युमिनियम का बना हुआ है। किसका बना हुआ है? मेंटल, सिलिका और एल्युमिनियम का बना हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी हमारा सही हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10। क्या है 10? इसे देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कथन ज्वालामुखीयता के संदर्भ में सत्य है? अम्लीय लावा शंकु के सिलिका की मात्रा अधिक होती है जिससे वह अधिक चिपचिपा और लसदार हो जाता है। अम्लीय लावा शंकु के उदाहरण हैं हवाई द्वीप का मोना लोआ ज्वालामुखी है।
तो उपरोक्त में से कौन से कथन सही हैं? तो यदि हम यहाँ पर बात करें अम्लीय लावा शंकु में सिलिका की मात्रा अधिक होती है, ये बात बिल्कुल क्या है? सही है। दूसरी बात क्या कह रहा है? दूसरी अम्लीय लावा शंकु के उदाहरण हैं। तो अम्लीय लावा शंकु की अगर हम बारे में बात करें तो अम्लीय लावा शंकु सिलिका की मात्रा अधिक होने के कारण अत्यधिक श्यान यानी गाढ़ा हो जाता है। ये बात बिल्कुल सही हो गई। और इस ज्वालामुखी के उदाहरण स्ट्रोम्बेली तुल्य ज्वालामुखी के रूप में रखा जाता है, यानी दूसरा बात गलत, पहली सही, ए ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 पर। क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 11? निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? जब लावा का प्रवाह दरारों में धरातल के समानांतर होता है और इसी अवस्था में ठंडा होने से बनी दीवार की भांति की संरचना डाइक कहलाती है। जब लावा धरातल पर पहुंचकर ठंडा होकर जम जाता है तो पातालीय सेल कहलाता है। भारत का दक्कन ट्रैप का अधिकतर भाग बृहद बेसाल्ट लावा प्रवाह क्षेत्र है। जब लावा धरातल के नीचे ही ठंडा होकर जम जाता है तो उसे ज्वालामुखी सेल कहलाता है। तो यहाँ पर कौन सा ऑप्शन सही है? ऑप्शन सी जो है हमारा सही होगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12। क्या कह रहा है 12 उसे देखते हैं। महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत जो अल्फ्रेड वेगनर द्वारा प्रस्तावित किया गया था किस बल पर निर्भर करता है? सूर्य के चारों ओर पृथ्वी की परिक्रमा, गुरुत्वाकर्षण, चंद्रमा का ज्वारीय बल, पृथ्वी का निर्माण, सूर्य का ज्वारीय बल। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करके सही उत्तर बताइए। तो यहाँ पर सही उत्तर अगर हम बताएं तो चंद्रमा की ज्वारीयता, पृथ्वी का निर्माण और सूर्य का ज्वारीय बल, ये तीनों बातें सही हैं, यानी ऑप्शन बी हमारा सही हो जाएगा। जबकि गुरुत्वाकर्षण और सूर्य के चारों ओर पृथ्वी का चक्रण ये महाद्वीपीय विस्थापन के सिद्धांत में अल्फ्रेड वेगनर ने द्वारा नहीं बताए गए थे। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13। क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 13? कौन सी परत पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र पैदा करती है? ऑप्शन ए मेंटर आंतरिक कोर, बी मेंटर, सी बाह्य कोर या सभी। तो चुंबकीय क्षेत्र पैदा करता है आउटर कोर। क्या करता है? आउटर कोर चुंबकीय क्षेत्र बनाने में बहुत ही आदर्श स्थितियां उत्पन्न करता है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14। क्या कह रहा है 14? इसे देखते हैं हम लोग। महासागरों और महाद्वीपों के वितरण के बारे में विभिन्न सिद्धांतों का उल्लेख निम्नलिखित करता है, कथन पर विचार करें। क्या है पहला कथन? वेगनर के अनुसार महाद्वीपीय विस्थापन के दो कारण ध्रुवीय फ्लिंग बल और ज्वारीय बल थे। दो, भूमध्य रेखा पर पृथ्वी का उभार ज्वारीय बल के कारण होता है जो चंद्रमा और सूर्य के आकर्षण बल के कारण होता है। होम्स के संवहन धारा सिद्धांत के मूल भाग में संवहन धाराओं के उत्पन्न होने की संभावना पर चर्चा की है। तो यहाँ पर बताना है कौन से कथन सही हैं। तो वेगनर के संबंधित जो कथन है वह पहला कथन सही है, बाकी कथन सही नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 15 पर। क्या कह रहा है 15? इसे देखते हैं हम लोग। निम्नलिखित में से कौन सा कथन भारतीय प्लेट के संचालन से संबंधित नहीं है? भारतीय तथा आर्कटिक प्लेट की सीमा महासागरीय कटक से निर्धारित होती है। इसकी पूर्वी सीमा किर्थर श्रेणियों का अनुसरण करती है। भारतीय प्लेट के एशियाई प्लेट की तरफ प्रवाह के दौरान लावा प्रवाह के दौरान दक्कन के निर्माण होना, हिमालय पर्वत श्रेणियों के साथ पाया जाने वाला प्रतिष्ठित क्षेत्र उसकी उत्तरी सीमा निर्धारित करता है। तो यहाँ पर यदि हम बात करें तो कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो यहाँ पर ऑप्शन सही होगा बी, यानी बी ऑप्शन हमारा सही है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 16 पर। निरूपण मृदा घटकों के नीचे की ओर परिवहन, संपोहन खनिजों के नीचे और परिवहन है। नमक के जमाव के कारण मिट्टी की परत या हार्ड पेन या मृदा पेन कहा जाता है। तो यहाँ पे आपको बताना है कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो मित्रों, मृदा बनाने की प्रक्रिया निरूपण, स्पून और लीचिंग से जुड़ी होती है। ठीक है, और यहाँ पर यदि हम बात करें तो निरूपण मृदा घटकों के नीचे की परत है और नमक के जमाव के कारण मिट्टी की परत हार्ड पेन, मृदा पेन कहा जाता है, यानी ऑप्शन सी हमारा यहाँ पर सही होगा। संपोहन के बारे में बात करें तो मिट्टी के क्षितिज तल पर ह्यूमस
तथा पदार्थ का जमाव होता है, न कि खनिजों के नीचे परिवहन होता है। ठीक है, ये बात गलत है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 17 पर। क्या कह रहा है 17, इसे देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कथन प्रवाहित जल के बारे में सत्य है? स्थलगत प्रवाह परत अपरदन के कारण है, जो क्रमशः क्षुद्र सरिताओं और अवनालिकाओं का निर्माण करता है। पार्श्व अपरदन की कई मानेडोनोक वाले पनीप्लेन का निर्माण होता है। घाटियों में पार्श्व अपरदन के कारण युवा अवस्था में भी आकार की घाटियों का निर्माण हुआ है। तो यहाँ पर यदि हम बात करें कौन सा कथन सही है मित्रों, तो तेज ढाल में पहले परत अपरदन क्षुद्र सरिताओं का निर्माण होता है। ये क्षुद्र सरिताएं धीरे धीरे लंबी और विस्तृत अवनालिकाएं विकसित होती हैं। इन अवनालिकाओं के कारण कालांतर में अधिक गहरी और लंबाई में विस्तृत होकर समाहित हो जाती हैं। यानी ऑप्शन ए हमारा सही होगा और बी कथन हमारा यहाँ पर सही होगा। कौन सा कथन होगा सही? बी कथन हमारा यहाँ पर सही होगा। ठीक है, कौन सा कथन मित्रों? बी कथन स्टेटमेंट। केवल एक सही है, यानी उस स्टेटमेंट ए सही होगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 18 पर। क्या है 18, इसे देखते हैं। वायुमंडल की संरचना से निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? ऑक्सीजन केवल क्षोमंडल में पाई जाती है और हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के बाद हाइड्रोकार्बन डाइऑक्साइड सबसे प्रचुर मात्रा में पाई जाने वाली गैसें हैं। उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों की तुलना में उपोष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में धूल के कणों का उच्च सांद्रण पाया जाता है। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। क्या कहिए? सही उत्तर क्या करना है? इसमें चुनना है। तो यहाँ पर यदि हम सही उत्तर चुनते हैं तो हमारा आंसर क्या आएगा? तो हमारा आंसर आएगा केवल डी। बाकी ये दोनों वायुमंडल संबंधित नहीं हैं, यानी तीसरा स्टेटमेंट ही सही होगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 19 पर। क्या है 19, इसे देखते हैं। पार्थिव विकिरण के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। क्या है पहला स्टेटमेंट? सूर्य गर्म द्वारा गर्म होने पर पृथ्वी लघु तरंगों के रूप में वातावरण में ऊर्जा विकसित करती है। ठीक है, ये बात बिल्कुल क्या है? गलत है। सूर्य तप के रूप में प्राप्त ताप की मात्रा पृथ्वी द्वारा पार्थिव विकिरण द्वारा निर्मुक्त मात्रा की तुलना में अधिक होती है। ये भी बात बिल्कुल गलत है। अगर हम पार्थिव विकिरण के बारे में बात करें तो पृथ्वी के गर्म होने के बाद विकिरण पिंड बन जाते हैं। विकिरणीय पिंड जो कि टेम्परेचर क्या करते हैं? रिलीज़ करते हैं। जैसे मान लो कोई भी चीज़ रख दें, दिन में गर्म हुई और कुछ समय बाद देखें उसे टच करें तो उसमें एकदम टेम्परेचर तेज हो जाता है। अभी ये 2 महीने बाद ऐसा ही होने वाला है। तो इसमें जो विकिरण होता है उसे पार्थिव विकिरण कहते हैं। आप ऐसे भी देखेंगे जैसे हॉट जो आपके शहर हैं, कंक्रीट शहर एक पत्थर के तौर पर आप देख सकते हैं, वो एक विकिरण करते हैं, मकान गर्म हो जाता है और उसमें से भी तेज विकिरण निकलने लगता है। तो वो चीज़ यहाँ पर इंडिकेट की गई है। एक भी बात यहाँ पर सही नहीं है। डी ऑप्शन यहाँ पर सही होगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 20 पर। क्या है? उपसौर की स्थिति क्या है? उपसौर चंद्रमा की वह स्थिति क्या हो रही है जब वह अपने परिक्रमण के दौरान पृथ्वी के निकटतम होता है। ये बात बिल्कुल गलत है। उपभू होना चाहिए वो। ठीक है, पृथ्वी के जब वह अपने परिक्रमण के दौरान सूर्य के निकटतम होती है, यही बात बिल्कुल सही है। अपसौर क्या होता है? जब सूर्य से अधिक होती है, और उपसौर क्या होता है? जब सूर्य से कम दूरी होती है। ठीक है, 2 चीज़ें होती हैं, ध्यान रखना ये बात। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 21। क्या कह रहा है 21? उत्तरी गोलार्ध में ये घास के मैदान अधिकांशतः महाद्वीपों के आंतरिक भागों में अवस्थित हैं, अतः इन क्षेत्रों में महाद्वीपीयता के प्रभाव के कारण ग्रीष्म ऋतु में तापमान अधिक पाया जाता है, जो 20 डिग्री से अधिक तक हो जाता है, एवं शीत ऋतु में भी अत्यधिक ठंड होती है। उपरोक्त जलवायु दशाएं किस जलवायु प्रदेश की विशेषताएं हैं? तो यहाँ पर यदि हम बात करें, ये जो विशेषताएं हैं ये चीन तुल्य जलवायु बिल्कुल नहीं, शीतोष्ण महाद्वीपीय जलवायु, भूमध्य सागरीय जलवायु और स्टेपी तुल्य जलवायु में से ये शीतोष्ण महाद्वीपीय जलवायु की विशेषता को इंडिकेट करती है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 22 पर। क्या है 22? उसे देखते हैं। निम्नलिखित कथनों कौन से कारक जलवायु को प्रभावित करते हैं? अक्षांश, महाद्वीपीयता, स्थानीय पवनें, महासागरीय जलधाराएं। नीचे दिए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर बताइए। तो यहाँ पर ये देखें तो ये
क्या बताना है इसमें सही उत्तर। कारक जलवायु अक्षांश प्रभावित करते हैं किसी भी क्षेत्र की जलवायु को। महाद्वीपीयता प्रभावित करती है, स्थानीय पवनें प्रभावित करते हैं, महासागरीय जलधाराएं प्रभावित करते हैं, यानी सारे प्रभावित करते हैं, यानी ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, डी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 23। टॉर्नेडो के निर्माण के लिए उत्तरदायी दशाएं हैं। वायुमंडल में अत्यधिक अस्थिरता, धरातलीय सतह के पास वायु का प्रबल अभिसरण, ऊंचाई के साथ तापमान में तेजी से परिवर्तन। तो यहाँ पर यदि हम बात करें कौन सा ऑप्शन सही होगा, तो उस टॉर्नेडो के लिए वायुमंडल में अत्यधिक स्थिरता बिल्कुल सही है, धरातलीय सतह के पास वायु का प्रबल ये भी सही है, ऊंचाई के साथ तापमान में तेजी से परिवर्तन ये भी बात बिल्कुल सही है, यानी तीनों बातें सही हैं। ऑप्शन कौन सा होगा, डी ऑप्शन हमारा सही होगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 24 पर। क्या है 24, इसे देखते हैं। शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवात और उष्ण कटिबंधीय चक्रवात के में अंतर के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवात की उत्पत्ति सागरों पर होती है, जबकि उष्ण कटिबंधीय चक्रवात की जल और स्थल दोनों पर होती है। शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवात अत्यधिक विनाशकारी होते हैं, जबकि उष्ण कटिबंधीय चक्रवात में पवन का वेग अपेक्षाकृत कम होता है। उपरोक्त में से कौन से कथन क्या हैं, सही हैं। तो यहाँ पर यदि हम बात करें, ये दोनों कथन बिल्कुल सही नहीं हैं, यानी ऑप्शन डी हमारा सही होगा। ठीक है। जो उष्णकटिबंधीय चक्रवात होते हैं वो 80 से 300 किलोमीटर के व्यास पर घूमते हैं और इनका व्यास 50 किलोमीटर से कम होता है। ठीक है। शीतोष्णकटिबंधीय चक्रवात के बारे में यदि हम बात करें 30 डिग्री से 65 डिग्री के बीच के अक्षांशों में होते हैं, तो ये बात गलत हो जाएगी। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 25 पर। क्या है 25, पक्षाव मेघ के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। क्या है इनके बारे में, इनका निर्माण 6000 से 12000 मीटर तक होता है, बिल्कुल सही है। ये गोलाकार के रूप में पंक्तियों और लहरों में पाए जाते हैं। यदि हम इनके बारे में बात करें, ये ऊंचाई तो इनकी बिल्कुल सही है, लेकिन ये लगातार नहीं, ये बिखरे हुए और महीन कण के रूप में दिखते हैं, ये बात बिल्कुल गलत है, यानी ऑप्शन ए ही हमारा सही होगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 26 पर। क्या है 26, निम्नलिखित कथनों में से कौन सी प्रक्रियाएं तापन और शीतलन के लिए उत्तरदायी हैं। प्रकीर्णन, अपवर्तन, अभिवहन और एल्बिडो। तो यहाँ पर यदि हम बात करें, ये चारों जो हैं वो तापन और शीतलन के लिए क्या हैं, प्रक्रिया से संबंधित हैं, यानी ऑप्शन डी हमारा सही होगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 27। क्या कह रहा है, कभी कभी सुर्खियों में रहने वाला ग्रेट रेड स्पॉट निम्नलिखित में से किससे संबंधित है। बृहस्पति ग्रह से, मंगल ग्रह से, शनि ग्रह से और चंद्रमा से। तो मित्रों ये संबंधित जो है वो आपका किससे है, बृहस्पति ग्रह से है, ग्रेट रेड स्पॉट। ठीक है। ग्रेट रेड स्पॉट बृहस्पति के वायुमंडल का एक विशाल चक्राकार स्थायी तूफान है, यह पृथ्वी के हरिकेन के समान है। ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 28। क्या कह रहा है 28, इसे देखते हैं। निम्नलिखित परिकल्पना के संदर्भ में बात बताइए। क्या है, बिग बैंग की परिकल्पना। यह परिकल्पना के तहत ब्रह्मांड का विस्तार आज भी जारी है, बिल्कुल सही है। बिग बैंग थ्योरी जिससे कहते हैं कि ब्रह्मांड का प्रसार अभी भी हो रहा है। दूसरा, इस परिकल्पना के अनुसार ब्रह्मांड की उत्पत्ति जिन पदार्थों से हुई है उनका आयतन अत्यधिक सूक्ष्म, ये भी बात बिल्कुल सही है, यानी यहाँ दोनों बातें बिल्कुल सही हो रही हैं। तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, सी जो है हमारा वो ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 29 पर। क्या कह रहा है 29, गोल्डीलॉक्स जोन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह प्रत्येक ग्रह के अंदर एक निवास योग्य क्षेत्र होता है। यह न तो अत्यधिक गर्म होता है और न ही अत्यधिक ठंडा। गोल्डीलॉक्स के बारे में बात करें तो तारों के आसपास का एक निवासी योग्य क्षेत्र होता है। ठीक है। जहां परिक्रमा करने वाले ग्रह में पृथ्वी के समान जल और तरल अवस्था में पाए जाने की संभावना होती है। ठीक है। तो ये न तो अधिक गर्म न अधिक ठंडा, ये बात सही है। और ग्रह के अंदर निवास योग्य नहीं, तारों के पास निवास योग्य स्थान होता है, यानी ऑप्शन बी जो है हमारा सही होगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 30। क्या कह रहा है 30, उसे देखते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यदि पृथ्वी सूर्य की परिक्रमा न करती तो सर्वत्र दिन रात बराबर होते। यदि सूर्य अपनी धुरी पर झुकी न होती तो एक गोलार्ध में दिन सदा ही बड़े और छोटे
रहते जबकि दूसरे गोलार्ध में रातें बड़ी और दिन छोटे होते। तो आपको बताना है कौन सी बातें यहाँ पर सही हैं। तो मित्रों, यदि हम पृथ्वी अपनी धुरी पर पश्चिम से पूरब की दिशा में घूमने से पृथ्वी का घूर्णन का परिक्रमण कहते हैं। इसके कारण दिन रात होते हैं, अतः इसमें दैनिक गति भी कहते हैं। ठीक है, तो पृथ्वी परिक्रमा न करती तो इससे दिन रात बराबर होते, ये बात बिल्कुल गलत है। घूर्णन के कारण होता है, ये बात बिल्कुल गलत है, और ये भी बात बिल्कुल गलत है, यानी ऑप्शन डी हमारा सही होगा। एक भी बात सही जो है वो नहीं है। नेक्स्ट है 31, निम्नलिखित में से कौन सी आपदाओं को प्राकृतिक आपदा के रूप में वर्गीकृत किया जा सकता है? हिमस्खलन, चक्रवात, कीट संक्रमण या नीचे दिए कूट का उत्तर सही चुनिए। तो यहाँ पर यदि हम बात करें, ये जो सारे हैं वो आपदाओं को वर्गीकृत कर सकते हैं, यानी जो सारी, चाहे हिमस्खलन हो, चाहे चक्रवात हो, चाहे कीट का संक्रमण हो, ये तीनों प्राकृतिक आपदाएं हैं। ऑप्शन डी हमारा सही होगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 32। क्या कह रहा है? जापान में व्यवसाय के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। क्या कह रहा है विचार, बताइए। जापान में मत्स्य व्यवसाय। जापान द्वीपों का देश है जहाँ कटी फटी तकनीकी बंदरगाह अवस्थित हैं, ये बात बिल्कुल सही है। जापान बड़ी संख्या में नदियों में मछलियाँ पकड़ी, नहीं, समंदर से मछलियाँ पकड़ी जाती हैं, ये बात बिल्कुल गलत है। जापान में केवल 16% कृषि योग्य भूमि है, भोजन की कमी रहती है, ये बात बिल्कुल सही है। ऑप्शन सी हमारा सही होगा। 1 और 3 यहीं पर मिल रहे हैं। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 33। निम्नलिखित में से कौन से प्रशांत महासागर की धाराएं हैं? ओकोटस्क धारा, क्यूराइल धारा, फ्लोरिडा धारा या नॉर्वे धारा? यहाँ पर सही हो जाएगा। ठीक है, कौन प्रशांत महासागर की धाराएं हो गई। ठीक, नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 34 पर। क्या है 34? काली मृदा वर्षा वाली फसलों को भी शुष्क ऋतु के दौरान पोषित करने में सहायक होती है। काली मृदा में जुताई की विशेषता पाई जाती है। उपरोक्त में से कौन से कथन सही हैं? तो यहाँ पर यदि हम बात करें, ये दोनों कथन काली मृदा से संबंधित हैं, क्योंकि काली मृदा में पानी की कमी के कारण गहरी गहरी नालियाँ हो जाती हैं, जिसे हम जुताई के तौर पर भी देखते हैं, यानी ऑप्शन सी हमारा सही होगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 35। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कोरियोलिस बल विषुवत रेखा पर अधिकतम होता है, ध्रुवों पर कोरियोलिस बल न्यूनतम या शून्य होता है। उपरोक्त कथनों में से कौन से कथन सही नहीं हैं? तो यहाँ पर यदि हम बात करें तो कौन से कथन सही नहीं सही नहीं हैं, तो ये बताने हैं, यहाँ पर ध्यान देना नहीं पर। ठीक है, तो कोरियोलिस बल विषुवत रेखा पर अधिकतम होता है, बिल्कुल गलत। कोरियोलिस बल विषुवत रेखा पर अधिकतम नहीं होता है। ध्रुवों पर कोरियोलिस बल न्यूनतम शून्य होता है, ये बात बिल्कुल गलत है, यानी ये दोनों बातें गलत हैं, यानी ऑप्शन सी हमारा सही होगा। तो दोनों यहाँ पर क्या हो जाएंगे? गलत हो जाएंगे। तो ऑप्शन कौन सा सही होगा? ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 36 पर। क्या है 36? इसे देखते हैं। महाद्वीपीय शेल्फ किस संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। महाद्वीपीय शेल्फ मूल्यवान संसाधनों से समृद्ध होती है। महाद्वीपीय शेल्फ मूल्यवान संसाधनों से संदर्भ होती है, बिल्कुल सही है। समुद्री जीव नहीं पाए जाते हैं, ये बात बिल्कुल गलत है। यहाँ पर समुद्री जीव पाए जाते हैं, यानी ये महासागरों से ढका होता है, यानी ऑप्शन ए हमारा सही होगा। महाद्वीपीय शेल्फ वही होता है जो महासागरों से ढका हो, जब महासागरों से ढका होगा तो जीव तो पाई जाएंगे, यानी दूसरा स्टेटमेंट क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 37 पर। क्या कह रहा है 37? इसे देखते हैं। मृदा निर्माण प्रक्रिया में नियंत्रित करने वाले कारकों में निम्नलिखित में से कौन से सम्मिलित हैं? स्थलाकृति, महासागरीय धाराएं, जलवायु, सूर्य का प्रकाश, समय। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। तो जरा देखते हैं इसमें।
तो यहाँ पर स्थलाकृतियाँ, महासागरीय धाराएं, जलवायु, सूर्य का प्रकाश और समय, तो मृदा निर्माण, ये सारी चीज़ें क्या हैं, आवश्यक हैं, यानी ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, डी हमारा हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 38 पर। क्या कह रहा है 38, इसे देखते हैं। नदी धारा अपनी वृद्धावस्था में निम्नलिखित में से कौन सी आकृति का निर्माण करती है। नदी की धारा अपनी वृद्धावस्था में देखते हैं क्या है, वी आकार की घाटी नदी धारा युवावस्था में करती है, विसर्प ये वृद्धावस्था में करती है, प्राकृतिक बांध ये वृद्धावस्था में, यानी ऑप्शन बी हमारा सही होगा। यानी 2 और 3 ये आकृतियाँ, ठीक है, ये युवावस्था में करती है, ये बात ध्यान रखना। और यू आकार की भी घाटियाँ। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 39। क्या कह रहा है 39, इसे देखते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ऊंचाई बढ़ने के साथ तापमान में वृद्धि होती जाती है। ऊंचाई बढ़ने के साथ तापमान में वृद्धि होती जाती है, ये बात बिल्कुल सही है। ऊंचाई बढ़ने के साथ वायुदाब में कमी हो जाती है। तो ऊंचाई बढ़ने के साथ यदि हम बात करें वायुदाब की, तो ऊंचाई बढ़ने के साथ वायुदाब में कमी नहीं होती है, ठीक है। बढ़ने के साथ साथ वायु के घनत्व में कमी होती है, न कि वायु दाब में। ये गलत हो जाएगा, केवल एक सही, यानी ऑप्शन ए हमारा सही हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 40 पर। क्या कह रहा है 40, इसे देखते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। शीत ऋतु में मेघ विहीन आकाश वाली लंबी रात और शांत वायु व्युत्क्रमण के लिए आदर्श स्थिति होती है। पहाड़ों एवं पर्वतीय क्षेत्रों में अफवाह के कारण व्युत्क्रमण घटित होता है। उपरोक्त कथनों में से कौन सा सही है। तो यहाँ पर यदि हम बात करें, ये दोनों कथन क्या हैं, बिल्कुल सही हैं। ऑप्शन सी हमारा सही होगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 41। किसी भी स्थान वायु का तापमान निम्नलिखित में से कौन कारकों को प्रभावित करता है। स्थान और आकाश, स्थान की ऊंचाई, गर्म और ठंडी जलवायु, महासागरीय धाराओं की उपस्थिति, नीचे कूट का प्रयोग कर सही उत्तर बताइए। तो यहाँ पर यदि हम बात करें, ये सारी बातें बिल्कुल सही हैं, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 42। क्या कह रहा है 42, उसे देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित है। एल्बिडो के बारे में बताया जा रहा है। पृथ्वी के सौर विकिरण और प्रतिबंधित करता है। क्या करता है, पृथ्वी का सौर प्रतिबंधित करता है, बिल्कुल सही है। तापमान में वृद्धि, ऊंचाई वृद्धि के साथ तापमान में गिरावट नहीं होती है, वृद्धि होती है, ये बात गलत हो जाएगी। पर ग्रीन हाउस गैसों द्वारा अवशोषित लंबी तरंगों का विकिरण, ये बात सही है। यानी 1 और 3 ऑप्शन बी हमारा सही हो जाएगा, 1 और 3। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 43। क्या कह रहा है 43, इसे देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है। आइसोबार समान दबाव वाले स्थानों को मिलाने वाली रेखाएं। आइसोहाइट्स महासागर में समान लवणता वाले स्थानों को मिलाने वाली रेखाएं। आइसोथर्म समान तापमान वाले स्थानों को मिलाने वाली रेखाएं। आइसोटेक समान वायु की गति वाले स्थानों को मिलाने वाली रेखाएं। तो यहाँ पर यदि हम बात करें, तो आइसोहाइट महासागर में समान लवणता वाले स्थानों को मिलाने वाली रेखाएं आइसोहाइट के तौर पर जानी जाती हैं। ये बात ही बिल्कुल गलत है, क्योंकि आइसोहाइट जो होती है वो समान ऊंचाई पर जो होता है उसको मिलाने वाली रेखाएं होती हैं। बाकी सारे बिल्कुल सही मिले हैं। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 44 पर। क्या है 44, उसे देखते हैं। अंतर उष्णकटिबंधीय विसरण क्षेत्र ITCZ के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह भूमध्य रेखा पर स्थित एक उच्च दाब क्षेत्र है। ग्रीष्म ऋतु में ITCZ ऊपर की ओर स्थानांतरित हो जाता है, ठीक है। उत्तर पूर्वी मानसून का आरंभ होने पर ITCZ का स्थानांतरण से स्वतंत्र है। तो यहाँ पर यदि हम बात करें कौन सा कथन सही होगा, तो यहाँ पर केवल दूसरा कथन सही होगा, बाकी ये दोनों कथन गलत होंगे। यानी ऑप्शन बी हमारा जो है वो सही होगा। क्या होगा, ऑप्शन बी हमारा सही होगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 45 पर। क्या कह रहा है 45, निम्नलिखित कथनों पर कौन सी पवन की गति और दिशा प्रभावित करते हैं। दाब प्रवणता पर बल, घर्षण पर बल, कोरियोलिस बल, नीचे दिए कूट का सही प्रयोग बताइए। तो यहाँ पर ये सारी बातें बिल्कुल सही हैं, ऑप्शन डी हमारा
सही होगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 46। एल नीनो के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह ठंडी विषुवत रेखीय जलधारा का विस्तार है। इसके परिणाम स्वरूप विषुवत रेखीय वायुमंडलीय परिसंचरण का विरूपण होता है। इसके परिणाम स्वरूप सागरीय जल के वाष्पीकरण में अनियमितता उत्पन्न होती है। उपरोक्त कथनों में से कौन से सही हैं? तो यहाँ पर यदि हम बात करें उपरोक्त में से कौन से सही हैं, तो उपरोक्त में से ये दोनों सही हैं, ये बात बिल्कुल गलत है। ऑप्शन बी हमारा सही होगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 47। क्या है? गहरे भूरे रंग कम ऊंचाई वाला मेघ होता है। यह हिम या जल के रूप में निरंतर वर्षा करता है। यह धरातल से 3000 मीटर की ऊंचाई तक पाया जाता है। उपरोक्त में से किस मेघ का वर्णन किया गया है? यदि ये मेघ हम बताएं तो ये मेघ है वर्षा स्तरीय मेघ। कौन से हैं? वर्षा स्तरीय मेघ। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 48। क्या कह रहा है 48? इसे देखते हैं। निम्नलिखित में किस स्थान पर संघनन होगा? वायु का आयतन नियत हो, तापमान में उषांक तक गिर जाए, वायु का आयतन तापमान दोनों ही कम हो जाएं, वर्षा के द्वारा हवा से जलवाष्प को हटा दिया जाए। तो यहाँ पर यदि हम बात करें तो कौन सा सही होगा? तो ये दोनों सही होंगे, बल्कि ये गलत होगा। ऑप्शन ए हमारा सही होगा। वायु का आयतन नियत हो तो तापमान उषांक तक गिर जाता है और वायु पर्याप्त जलवाष्प धारण करने में सक्षम नहीं होती है, तो संघनन होता है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 49। भारतीय उपमहाद्वीप की जलवायु कौन सी है? उष्णकटिबंधीय मानसूनी जलवायु, उष्णकटिबंधीय आर्द्र जलवायु, उष्णकटिबंधीय आर्द्र एवं शुष्क जलवायु, उपोष्णकटिबंधीय जलवायु। तो यहाँ पर यदि हम बात करें तो यह है उष्णकटिबंधीय मानसूनी जलवायु, यानी ऑप्शन ए हमारा सही होगा। मानव भूगोल क्वेश्चन नंबर 50 देखते हैं क्या कह रहा है। मानव भूगोल से संबंधित निम्नलिखित कथनों को ध्यानपूर्वक पढ़ें और सत्य उत्तर का चुनाव करें। क्या कह रहा है, इसे जरा ध्यान से पढ़ना है। मानव भूगोल में सम्मिलित है सामाजिक, सांस्कृतिक और जनसांख्यिकीय अधिवास भूगोल। बी, मानव भूगोल में सम्मिलित है सामाजिक, सांस्कृतिक, जनसांख्यिकीय अधिवास, आर्थिक और ऐतिहासिक राजनीतिक भूगोल। मानव भूगोल में सम्मिलित है केवल ऐतिहासिक और राजनीतिक भूगोल, केवल सामाजिक और अधिवास। तो मानव भूगोल में सामाजिक, सांस्कृतिक, जनसंख्या, अधिवास, आर्थिक, ये सारा सम्मिलित है, यानी ऑप्शन बी जो है हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 51 पर। क्या है 51? उसे देखते हैं। वृक्षाकार अपवाह तंत्र के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। जब नदियां पर्वत से निकलकर सभी दिशाओं में प्रवाहित होती हैं तो उसे वृक्षाकार अपवाह तंत्र कहते हैं। हिमालय की नदियां वृक्षाकार अपवाह तंत्र का अनुसरण करती हैं। तो यहाँ पर यदि हम बात करें तो ऑप्शन नंबर 2 ही हमारा सही होगा, पहला सही नहीं होगा, यानी बी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 52। क्या कह रहा है? भ्रंशोत्थान पर्वत का निर्माण तब होता है जब दो विवर्तनिक प्लेटें विपरीत दिशा में गतिशील होती हैं। ब्लैक फॉरेस्ट और वॉसजेस भ्रंशोत्थान पर्वत के उदाहरण हैं। उपरोक्त कथनों में से कौन सा सही है? तो यहाँ पर यदि हम बात करें उपरोक्त कथनों में से कौन सा सही है, तो यहाँ पर ये दोनों स्टेटमेंट बिल्कुल क्या हैं? सही हैं। ऑप्शन सी हमारा सही होगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 53। क्या कह रहा है? जब हिमालय यात्रा करते हैं तो आप निम्नलिखित में से क्या देखें? गहरी गाद, यूटर्न, नदी मार्ग, समानांतर पर्वत श्रृंखला, खड़ी ढाल और भूस्खलन। तो यहाँ पे बताना है कौन सा आंसर आपका सही होगा। तो मित्रों यहाँ पर आप ये सारी चीज़ें देखेंगे, यानी ऑप्शन डी हमारा जो है वो सही होगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 54 पर। क्या है 54? किस कारण से भिन्न मौसम में दिन और रात समय की अवधि में भिन्नताएं होती हैं? पृथ्वी का अपनी धुरी पर घूमना, पृथ्वी द्वारा वृत्ताकार कक्ष पर सूर्य की परिक्रमा, स्थानों की अक्षांशीय स्थिति, पृथ्वी की झुकी हुई धुरी पर परिक्रमा। तो यहाँ पर यदि हम बात करें ऑप्शन डी हमारा सही होगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 55। क्या कह रहा है 55? इसे देखते हैं।
तटीय क्षेत्रों की तुलना में महाद्वीपों के भीतरी इलाकों में वार्षिक तापमान अधिक होता है। क्या कारण है? जल और स्थल के बीच तापमान का अंतर, महाद्वीपों और महासागरों के बीच ऊंचाई भिन्नता, आंतरिक क्षेत्र में तेज हवाओं की उपस्थिति, भीतरी इलाकों और तटों की तुलना में भारी बारिश। तो यहाँ पर यदि हम बात करें कौन सा ऑप्शन सही होगा, केवल एक बात सही है, बाकी ये सारी बातें कोई सही नहीं है, यानी ऑप्शन ए हमारा सही होगा। जल और स्थल के बीच तापमान में अंतर, तटीय क्षेत्रों की तुलना महाद्वीपों भीतरी इलाकों में वार्षिक तापमान अधिक होता है, कारण यही है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 56 पर चलें। क्या कह रहा है 56, इसे देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन से द्वीप को 10 डिग्री चैनल द्वारा एक दूसरे से अलग किया जाता है? तो यहाँ पर यदि हम बात करें तो वो कौन सा है? निकोबार, सुमात्रा, अंडमान और निकोबार, मालदीव और लक्षद्वीप, सुमात्रा और जावा। तो 10 डिग्री अलग होता है अंडमान और निकोबार से। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 57। निम्नलिखित में से कौन सा जलडमरू मध्य अंतर्राष्ट्रीय तटीय रेखा के सबसे नज़दीक है? मलक्का, बेरिंग, फ्लोरिडा और जिब्राल्टर। तो यहाँ पर यदि हम बात करें सबसे नज़दीक जो जलडमरू मध्य है वो है आपकी बेरिंग स्ट्रेट, जो है आपकी अंतर्राष्ट्रीय यानी 180 डिग्री लाइन के बिल्कुल समीप है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 58। क्या कह रहा है 58? निम्नलिखित एल नीनो और ला लीना के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। एल नीना ला लीना से अलग है। एल ला लीना विशेषता विषुवतीय हिंद महासागर में असामान्य रूप से ठंडा महासागरीय तापमान है, जबकि एल नीनो विषुवतीय प्रशांत महासागर में असामान्य रूप से गर्म महासागरीय तापमान को दर्शाता है। एल नीनो का भारत के दक्षिण पश्चिम मानसून में परिवर्तन प्रतिकूल प्रभाव है, लेकिन ला लीना का मानसून जलवायु का कोई प्रभाव नहीं है। तो यहाँ पर यदि हम बात करें कौन सा ऑप्शन सही होगा, तो यहाँ पे ये दोनों बातें बिल्कुल उल्टी बोली गई हैं, यानी ऑप्शन डी हमारा यहाँ पर सही होगा, क्योंकि दोनों कथन क्या हैं? गलत हैं। एल नीना प्रशांत महासागर के भूमध्य क्षेत्र के उस समुद्री घटना को कहते हैं जो दक्षिणी अमेरिका के तट पर स्थित इक्वाडोर और पेरू देशों के तटीय समुद्री जल के कुछ सालों के अंतराल में घटित होती है। ठीक है, तो नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 59 पर। क्या है 59? क्या कारण है कि पछुआ पवनें उत्तरी गोलार्ध की तुलना में दक्षिणी गोलार्ध में अधिक मजबूत होती हैं और स्थायी होती हैं? उत्तरी गोलार्ध की तुलना में दक्षिणी गोलार्ध में कम भूभाग है। उत्तरी गोलार्ध की तुलना में दक्षिणी गोलार्ध में कोरियोलिस बल अधिक है। तो यहाँ पर यदि हम बात करें तो यहाँ पर केवल ए सही है, जबकि दूसरा गलत है। यहाँ पर भूभाग जो उत्तरी गोलार्ध की तुलना में दक्षिणी गोलार्ध में कम है, इसी के कारण कोरियोलिस बल जो मजबूत उत्तरी गोलार्ध में होता है, यानी ऑप्शन ए हमारा सही होगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 60। क्या कह रहा है 60? आइनोस्फीयर नामक पृथ्वी के वायुमंडल में एक परत पृथ्वी पर रेडियो संचार की सुविधा प्रदान करती है। इस संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। करिए विचार। ओजोन उपस्थित पृथ्वी पर रेडियो तरंगें परावर्तन का कारण करती हैं। आइनोस्फीयर, तो आइनोस्फीयर की अगर हम बारे में बात करें तो ये बात गलत है, परावर्तन का कारण है, बिल्कुल गलत। ओजोन की उपस्थिति कारण नहीं होता है। दूसरा, रेडियो तरंगों में तरंग दैर्घ्य अधिक होती है, इसलिए यहाँ पर ऐसी घटना होती है, यानी ऑप्शन बी हमारा सही होगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 61 पर। क्या है 61? इसे देखते हैं। सूक्ष्म सिंचाई के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? उर्वरक पोषक तत्वों की कमी को कम किया जा सकता है। यह शुष्क भूमि की खेती में सिंचाई का एकमात्र साधन है। खेती के कुछ क्षेत्रों में भूजल स्तर की गिरती दर को रोका जा सकता है। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर बताइए। तो यहाँ पर यदि हम बात करें, ये दोनों बातों में केवल ये बात क्या है? गलत है। शुष्क भूमि की खेती सिंचाई का एकमात्र साधन है, ऐसी बात नहीं है। सिंचाई एकमात्र साधन नहीं है। तो ऑप्शन कौन सा सही होगा? 1 और 3, यानी सी ऑप्शन जो है वो हमारा यहाँ पर सही होगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 62 पर।
क्या कह रहा है 62, इसे देखते हैं। क्या कारण है कि उष्णकटिबंधीय वर्षा वनों को हटा दिया जाता है? तो उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वनों की तुलना में तेजी से पुनः उत्पन्न नहीं हो पाते। तो ऑप्शन ए, वर्षा वन की मिट्टी पोषक तत्वों की कमी के कारण। वर्षा वनों में पेड़ों के प्रसार के खराब व्यवहार, वर्षा वन प्रजातियां धीमी गति से बढ़ रही हैं। और दूसरा, प्रदेशी प्रजातियों की वर्षा वन की उपजाऊ मिट्टी पर आक्रमण करती हैं। तो यहाँ पर पहला ऑप्शन ही सही हो जाएगा, पोषक तत्वों की कमी के कारण ये विकसित नहीं हो पाती हैं। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 63 पर। क्या है 63? देखते हैं, नीचे दिए कथन का किस महासागर में संबंधित है? यह महासागर पृथ्वी के 1/3 भाग पर फैला है, अर्थात इसका क्षेत्रफल सभी महाद्वीपों के कुल क्षेत्रफल से बड़ा है। यह अन्य महासागरों की अपेक्षा अधिक गहरा है। इस महासागर के एक ओर एशिया और ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप हैं तथा दूसरी ओर उत्तरी और दक्षिण अमेरिका महाद्वीप हैं। तो यहाँ पर यदि हम बात करें तो ये जो बात की गई है ये प्रशांत महासागर के लिए है। किसके लिए है? प्रशांत महासागर के लिए है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 64 पर। क्या कह रहा है 64? यह खरीफ के अंतर्गत बोई जाने वाली ऐसी फसल है जो खाद्यान्न और चारा दोनों में प्रयोग होती है। 21 डिग्री और 27 डिग्री सेल्सियस तापमान और पुरानी जलोढ़ मिट्टी पर अच्छी प्रकार की उगाई जाती है। इसमें किस फसल से संबंधित ये बातें की जा रही हैं? तो यहाँ पर यदि हम बात करें तो ये जौ, चना, सोयाबीन, मक्का, तो ये टेम्परेचर और जलोढ़ की जो बातें की गई हैं ये मक्का फसल के लिए की गई हैं। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 65 पर। क्या कह रहा है 65? उससे देखते हैं, चाय की कृषि के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? चाय का पौधा उष्ण और उपोष्णकटिबंधीय जलवायु में अच्छी तरह उगता है। चाय की फसल में के लिए ह्यूमस और जीवाश्म युक्त मृदा उपयुक्त होते हैं। चाय की कोमल पत्तियों का विकास में वर्ष भर समान रूप से होने वाली वर्षा की बौछारों में सहायक होती है। केवल 1, 2 और 3 और केवल 3, 1, 2, 3। तो यहाँ पे यदि हम बात करें कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो यहाँ पर ऑप्शन सही होगा ऑप्शन डी, 1, 2, 3। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 66। रबड़ की फसलों में निम्नलिखित कथनों में कौन सा कथन असत्य है? यह एक भूमध्य रेखीय फसल है। इस फसल के लिए 50 सेंटीमीटर से कम वर्षा की आवश्यकता होती है। तो यहाँ पर भूमध्य रेखीय फसल, ये बात गलत है। ऑप्शन 2 हमारा सही है, ये भूमध्य रेखीय फसल नहीं है रबड़। रबड़ जो है मित्रों वो आपकी भारत पेरियार तट पर ट्रवनकोर में होती है। ये भूमध्य रेखीय फसल नहीं है, बात समझ जाइए। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 67 पर। क्या कह रहा है 67? बहुउद्देशीय परियोजनाएं जल बहाव को नियंत्रित करके बाढ़ पर काबू पाती हैं। बहुउद्देशीय परियोजनाएं घरेलू और औद्योगिक उद्योग में उपयोग में जल आपूर्ति करती हैं। बहुउद्देशीय परियोजनाओं के कारण भूमि निम्नीकरण की समस्या बढ़ती है। कूट का प्रयोग सही उत्तर करके बताइए। तो यहाँ पर यदि हम बात करें ये तीनों बातें बहुउद्देशीय परियोजनाओं के लिए बिल्कुल सही हैं, यानी ऑप्शन कौन सा होगा? डी जो है हमारा ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 68 पर। क्या कह रहा है 68? इसे देखते हैं, निम्नलिखित में से किन खनिजों को समुद्री जल से प्राप्त किया जाता है? नमक, मैग्नीशियम, अभ्रक और ब्रोमाइन। तो यहाँ पर यदि हम बात करें कौन कौन से खनिज समुद्र से प्राप्त होते हैं, तो समुद्र से प्राप्त जो हो रहा है वो है आपका नमक, फिर है आपका मैग्नीशियम, फिर है आपका ब्रोमाइन। अभ्रक नहीं होता है, यानी ऑप्शन सी हमारा सही होगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 69। क्या कह रहा है 69? प्रेरीज घास के मैदानों के संदर्भ में नीचे दिए कूट का प्रयोग करके बताइए। घास मैदान पश्चिमी रॉकी और पूर्व ग्रेट लेक से घिरे हैं, बिल्कुल सही है। प्रेरी घास के मैदान अमेरिका के मूल निवासी रेड इंडियन का निवास है, बिल्कुल सही। अमेरिकी भैंस और बाइसन इस प्रदेश में सबसे महत्वपूर्ण पशु हैं, ये भी सही है। यानी ऑप्शन कौन सा होगा? डी ऑप्शन हमारा सही होगा, यानी डी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 70 पर। क्या है 70? इसे देखते हैं, निम्नलिखित में से किस नदी के अपवाह तंत्र का संबंध प्रेरी घास के मैदान से है? मिसिसिपी, सिस्केचवॉश नदी, हडसन और सेंट लॉरेंस नदी। तो कौन सी नदी है? तो मिसिसिपी और सिस्केचवॉश नदी से है। हडसन और सेंट लॉरेंस का इससे संबंध नहीं है। ठीक है मित्रों। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 71। क्या है? निम्नलिखित में से कथनों पर विचार कीजिए। क्या है विचार?
उच्च कुल साक्षरता, उच्चतर कुल साक्षरता दर्शाने वाले राज्यों में पुरुष और स्त्री की साक्षरता के बीच कम अंतर पाया जाता है। शैक्षिक उपलब्धियों में निम्नलिखित आर्थिक विकास भी मानव विकास सूचकांक पर सार्थक प्रभाव डालता है। तो यहाँ पर यदि हम बात करें, ये दोनों कथन क्या हैं, बिल्कुल सही हैं। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 72 पर। क्या कह रहा है, मानव विकास शिक्षा निम्नलिखित शिक्षा स्वास्थ्य सशक्तिकरण अवसरों की प्रक्रिया है। 2 प्रगामी एडवांसिंग लोकतंत्रीकरण और बढ़ता लोक सशक्तिकरण के मानव विकास की न्यूनतम दशाएं हैं। ठीक है। 3 वर्तमान विकास सामाजिक अन्याय, प्रादेशिक असंतुलन और पर्यावरणीय निम्नीकरण के मुद्दों के साथ स्वयं को जोड़ नहीं पाया है। ठीक है। तो ऑप्शन कौन से यहाँ पर सही होंगे, तो यहाँ पर ये तीनों बातें बिल्कुल सही हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 73। क्या कह रहा है 73, उसे देखते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। महासागरीय जल की गतिशीलता केवल बाह्य बल के प्रभाव से उत्पन्न होती है। महासागरीय जल में क्षैतिज व ऊर्ध्वाधर दोनों प्रकार की गतियां होती हैं। उपरोक्त में से कौन से कथन यहाँ पर सही हैं, तो यहाँ पर ये कथन गलत, जबकि दूसरा सही यानी ऑप्शन बी हमारा सही होगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 74। क्या कह रहा है, महासागरीय जलधाराओं के संबंध में कौन से कथन सत्य हैं। निम्न और मध्य अक्षांशीय क्षेत्रों में ठंडी जलधाराएं महाद्वीपों और पश्चिमी तटों पर बहती हैं। उत्तरी गोलार्ध में उच्च अक्षांशीय क्षेत्रों में ठंडी जलधाराएं महाद्वीपों के पूर्वी तटों पर बहती हैं। निम्न व मध्य अक्षांशीय गर्म क्षेत्रों में गर्म जलधाराएं महाद्वीपों के पूर्वी तटों पर बहती हैं। तो यहाँ पर कौन सा कथन सही होगा, ये तीनों कथन बिल्कुल सही होंगे। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 75। क्या कह रहा है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में जैव विविधता ध्रुवीय क्षेत्रों से अधिक होती है। उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में ध्रुवीय क्षेत्रों की ओर जाने पर जीवधारियों की संख्या घटती जाती है। उपरोक्त में से कौन से कथन सत्य हैं, तो यहाँ पर यदि हम बात करें, कथन दोनों जो हैं वो बिल्कुल सत्य हैं, यानी ऑप्शन सी हमारा सही होगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 76 पर। मैंग्रोव वनस्पतियों के विकास के लिए निम्नलिखित में से कौन से कारक आवश्यक हैं। ऑप्शन ए नंबर 1 दिया गया है, लवणीय दलदल। 2 ज्वारीय संकरी खाड़ी। 3 200 सेंटीमीटर या उससे अधिक की औसत वार्षिक वर्षा। और 4 पंख मैदान। तो जो ये चारों चीज़ें दी गई हैं वो मैंग्रोव वनस्पतियों से संबंधित हैं, यानी ऑप्शन डी हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 77। क्या कह रहा है 77, देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन से कथन मृदा दुष्प्रभाव हैं। ठीक है। पहला, जमीन नदियों में जल प्रवाह की क्षमता में कमी, नदी घाटियों में घास के मृदा के बाढ़ का आना, मृदा की उर्वरता में कमी। तो मृदा अपरदन के दुष्प्रभाव ये सभी हैं, तो यानी ऑप्शन कौन सा होगा, डी ऑप्शन हमारा सही होगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 78। क्या कह रहा है 78, उसे देखते हैं। इन वनों में मानसूनी वन भी कहा जाता है, ये बात बिल्कुल सही है, मानसूनी वन भी कहा जाता है। ये वन उन क्षेत्रों में पाए जाते हैं जहाँ वार्षिक वर्षा 70 सेंटीमीटर से कम नहीं, 70 से 200 सेंटीमीटर तक होती है। तो ये बात बिल्कुल गलत, ऑप्शन ए हमारा सही होगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 79। क्या कह रहा है, उष्णकटिबंधीय कांटेदार वनों में कौन से कथन सत्य हैं। ये वन उन क्षेत्रों में पाए जाते हैं जहां वार्षिक वर्षा 50 सेंटीमीटर से कम होती है। इस प्रकार के वन देश के उत्तरी पश्चिमी भागों में पाए जाते हैं। इन वनों के पौधे लगभग पूरे वर्ष पर्णहरित रहते हैं। तो यहाँ पर कौन सा ऑप्शन सही है, तो ये सभी ऑप्शन क्या हैं, बिल्कुल सही हैं। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 80। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 80। हिमालयी पर्वत क्षेत्र में नीचे से ऊपर की ओर जाने पर पाई जाने वाली वनस्पति का सही क्रम कौन सा है। पहला, पर्णपाती वन, अर्धशीतोष्ण वन, कटिबंधीय वन, शीतोष्ण कटिबंधीय वन, घास मैदान और लाइकेन। यानी हिमालय पर्वतीय क्षेत्र में नीचे से ऊपर जा रहे हैं, ये ध्यान रखना। तो पर्णपाती, अर्धशास्त्रीय, कटिबंधीय, घासवादी, ये लाइकेन, तो सबसे ऊपर लाइकेन होगा, यानी ऑप्शन ए ही हमारा सही जाएगा। तो नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 81। कौन सा है 81, देखते हैं 81।
निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। क्या है? शीत ऋतु में मेघ विहीन आकाश वाली लंबी रात शांत वायु उत्क्रमण के आदर्श स्थिति होती है। बिल्कुल गलत बात है, नहीं होती है। पहाड़ों और पर्वतीय क्षेत्रों में अफवाह का कारण व्युत्क्रम घटित होती है, ये भी बात बिल्कुल गलत है। क्योंकि अगर हम बात करें सामान्यतः तापमान ऊंचाई के साथ घटता है, जिसे सामान्य ह्रास दर कहते हैं, पर कई बार स्थिति बदल जाती है, इसे व्युत्क्रमण कहते हैं, यानी ऑप्शन डी हमारा सही होगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 82। क्या कह रहा है 82? निम्नलिखित वह स्थान जहां ऊर्जा विमुक्त होती है उसे भूकंप उद्गम केंद्र कहते हैं। क्या कहते हैं? भूकंप उद्गम केंद्र कहते हैं। ये बात बिल्कुल सही है। भूकंप उद्गम केंद्र पर भूकंपीय तरंगों को सबसे पहले अनुभव किया जाता है। नहीं, जहां पर पहले अनुभव किया जाता है वो जगह जो होती है वो क्या कहलाती है? वो आपकी अधिकेंद्र कहलाती है, ठीक है, एपिसेंटर कहलाती है, यानी ऑप्शन ए ही हमारा सही होगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 83 पर। क्या कह रहा है 83? देखते हैं। मिसिसिपी मिसौरी नदी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसका डेल्टा पंजाकार होता है। ओहियो इसकी एक सहायक नदी है। उपरोक्त कथनों में से कौन से सही हैं? तो यहाँ पर यदि हम बात करें, ये दोनों कथन क्या हैं? बिल्कुल सही हैं। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 84। क्या कह रहा है 84? इसे देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा पर्वत श्रेणियाँ उत्तरी अमेरिका में स्थित हैं? रॉकी, हेनरी, सियारा नेवेदा पर्वत। तो यहाँ पर यदि हम बात करें कौन से पर्वत हैं, तो ये सारे के सारे आपके उत्तरी अमेरिका में स्थित हैं, यानी ऑप्शन डी हमारा यहाँ पर सही जो है हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 84 हो गया। नेक्स्ट है 85 पर। क्या है 85? इसे देखते हैं। ग्रेट बेसिन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। क्या है? यह रॉकी पर्वत के पश्चिम में स्थित है। बिल्कुल गलत, रॉकी पर्वत के पश्चिम में स्थित नहीं है। यह सेरा नेवेदा पर्वत के पूर्व में स्थित है। सेरा नेवेदा पर्वत के पूर्व में, सेरा नेवेदा के पूर्व में है सोबी, ठीक है, ये गलत। यह वास्तव में एक पठार है जो भ्रंश का अवरोध के रूप, ये बात सही है। ऑप्शन बी हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 86 पर। क्या कह रहा है 86? कभी कभी सुर्खियों में रहने वाला सेंट जॉर्ज की खाड़ी निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन सही है? यह अर्जेंटीना के पूर्व अटलांटिक महासागर में स्थित है। नहीं। यह वॉल्डेज प्रायद्वीपीय उत्तर के अटलांटिक महासागर में स्थित है। नहीं। यह दक्षिण अमेरिका के अटलांटिक को अलग करती है। नहीं। यह दक्षिण चिली प्रशांत महासागर में स्थित है। यही बात सही होगी। तो नेक्स्ट ऑप्शन हमारा क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 87। क्या है 87? इसे देखते हैं। अमेजन नदी घाटी निम्नलिखित में विचार कीजिए। अमेजन नदी बेसिन भारतीय पर्वतीय वनों से आच्छादित है। इसका स्थानीय नाम सेल्वास है। मैडेरा अमेजन की सबसे बड़ी सहायक नदी है। तो यहाँ पर यदि हम बात करें तो कौन सी बात सही है? तो पहली बात गलत, दूसरी बात सही, यानी ऑप्शन बी हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 88। जिब्राल्टर जलसंधि कथनों पर विचार कीजिए। यह भूमध्य सागर एवं अटलांटिक महासागर को अलग करती है। लाल सागर और अर्दन की खाड़ी को जोड़ती है। अफ्रीका को यूरोप से अलग करती है। तो जिब्राल्टर अफ्रीका को यूरोप से अलग करती है। यही बात बिल्कुल सही होगी। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 89। क्या कह रहा है 89? इसे देखते हैं। सुएज नहर के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह भूमध्य सागर को सुएज खाड़ी से जोड़ती है। यह नहर अफ्रीका, एशिया और यूरोप की तिराहे पर अवस्थित है। उपरोक्त में से कौन सा कथन सही है? तो ये दोनों कथन बिल्कुल सही हैं। ऑप्शन सी हमारा सही होगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 90। माउंट किलिमंजारो के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह एक अवशिष्ट ज्वालामुखी पर्वत है। यह दक्षिण अमेरिका की सर्वोच्च चोटी है। किलिमंजारो के ढाल पर कहवा की खेती होती है। तो यहाँ पर यदि हम बात करें कौन सा ऑप्शन सही होगा, तो यहाँ पर ऑप्शन जो सही होगा वो ये दोनों होंगे, दूसरा नहीं होगा, यानी ऑप्शन सी हमारा सही उत्तर होगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 91। अफ्रीका में अवस्थित झील इरी किनारे अवस्थित प्रमुख नगरों में शामिल है। मिनेसोटा, डेट्रॉइट, हैमिल्टन। तो नीचे दिए गए कूट का सही उत्तर चुनिए। तो यहाँ पर यदि हम सही उत्तर देखें तो सही उत्तर होगा
केवल 2 यही है जो आपके उत्तरी अमेरिका की इरी झील के किनारे स्थित है, यानी ऑप्शन बी हमारा जो है वो सही होगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 92 पर। निम्नलिखित में विचार कीजिए, नस्का टेक्टोनिक प्लेट की पूर्व की ओर खिसकना ज्वालामुखीय एंडीज पर्वत श्रृंखला का निर्माण के लिए जिम्मेदार है। दक्षिणी चिली में ज्वालामुखी कैलबुक 5 दशकों से अधिक समय में पहली बार फटा है। ऊपर दिए गए कथनों में से कौन से सही हैं? केवल 1, केवल 2, 1 और 2 दोनों। तो यहाँ पर यदि हम बात करें तो ऑप्शन सी हमारा सही होगा, दोनों सही होंगे। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 93। अफ्रीका एवं यूरेशियन रेगिस्तान बेल्ट के निर्माण का मुख्य कारण क्या हो सकता है? यह उपोष्णकटिबंधीय उच्च दबाव कोशिकाओं में स्थित है, यह गर्म समुद्री धाराओं के प्रभाव में है। तो यहाँ पर यदि हम बात करें तो यहाँ पर कौन सा ऑप्शन सही है? तो पहली बात सही, दूसरी बात गलत, यानी ऑप्शन ए हमारा सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 94। क्या कह रहा है 94? निम्नलिखित में से कौन सी उष्णकटिबंधीय सवाना क्षेत्र विशिष्ट जलवायु है? पूरे वर्ष वर्षा, केवल सर्दियों में वर्षा, अत्यंत छोटा शुष्क मौसम, एक निश्चित शुष्क वायु, गीला मौसम, यानी ऑप्शन डी हमारा सही होगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 95। क्या कह रहा है 95? निम्नलिखित में भौगोलिक विशेषताएं बताइए, कौन सी भौगोलिक विशेषता सुमेलित है सही सुमेलित है ये बताना है। तो यहाँ पर एब्सीनिया का पठार जो है यदि हम बात करें तो ये अरब में नहीं, ये कहाँ पर है? अफ्रीका में है। कहाँ पर है मित्रों? अफ्रीका में है। एटलस पर्वत के बारे में अगर हम बात करें तो एटलस पर्वत जो है मित्रों वो आपका उत्तर पश्चिम अफ्रीका में ही है। गुआना हाईलैंड्स के बारे में बात करें तो गुआना हाईलैंड दक्षिण अमेरिका में स्थित है। कहाँ पर है? दक्षिण अमेरिका, साउथ अमेरिका में स्थित है। ठीक है, ओकांग बेसिन के बारे में बात करें तो ये जो है ओकांग बेसिन ये आपका अफ्रीकी दक्षिणी भाग में स्थित है, अफ्रीका के दक्षिणी भाग में। ठीक है, तो यहाँ पर केवल यही सही सुमेलित है, यानी बी ऑप्शन हमारा सही उत्तर होगा। नेक्स्ट चलते हैं, निम्नलिखित कारकों पर विचार करिए। पृथ्वी का घूमना, हवा का दबाव और हवा, समुद्र की ओर पानी का घनत्व, पृथ्वी की क्रांति। तो निम्नलिखित में से कौन सा कारक समुद्री धाराओं को प्रभावित करता है? समुद्री धाराओं को प्रभावित करने वाले कारक हैं 1, 2, 3। पृथ्वी की क्रांति नहीं करती है, तो ऑप्शन बी हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 97। हवाओं और मौसमी उलटाव किसकी विशिष्ट विशेषता है? भूमध्य जलवायु, रेखीय जलवायु की, भूमध्य सागर जलवायु की, मानसूनी जलवायु की या उपयुक्त सभी जलवायु की। तो यहाँ पर यदि हम बात करें ये किसकी विशेषता है? ये हवाओं का मौसम उल्टाव विशिष्ट, ये आपकी मानसूनी जलवायु की विशेषता है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 98 पर। क्या है 98? इसे देखते हैं। कंटूर मेड़बंदी मृदा संरक्षण की एक विधि है जिसका प्रयोग किया जाता है रेगिस्तानी किनारे, तेज हवाई कार्रवाई के लिए उत्तरदायी निचले समतल मैदानों के लिए। ठीक है, निचले समतल झाड़ियाँ खरपतवार फैलाने के लिए, और इनमें से कोई नहीं। तो कंटूर मेड़बंदी इनमें से कोई नहीं होगी, क्योंकि ये समोच्च खेती जहाँ पर होती है वहाँ पर किया जाता है मृदा के संरक्षण के लिए, यानी कुल मिला के पर्वतीय क्षेत्रों में। यानी ऑप्शन कौन सा सही होगा? डी ऑप्शन हमारा सही होगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 99 पर। क्या कह रहा है 99? निम्नलिखित में कौन सी देश जिब्राल्टर जलडमरू मध्य द्वारा अलग किया गया है? तो कौन सा देश किया गया है? अगर हम बात करें तो मोरक्को और स्पेन को अलग किया गया है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 100 पर। क्या है? जरा लेटराइट मिट्टी के निर्माण निम्नलिखित में से किस क्रिया के कारण? लीचिंग, कटाव, उपजाऊ नदी में जमाव या यांत्रिक मौसम। तो लेटराइट मिट्टी का जो निर्माण होता है मित्रों वो किसके कारण होता है? वो लीचिंग के कारण होता है। किसके कारण? लीचिंग के कारण। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 101। क्या कह रहा है 101? इसे देखते हैं। निम्नलिखित राज्य के नाम हैं। उत्तर प्रदेश राज्य में 1907
और उसके नाम से सुमेलित कीजिए। तो यहाँ पर उत्तर प्रदेश के राज्य के सामने सुमेलित करना है तो सबसे पहले आता है 1907। तो 1907 से संयुक्त प्रांत और अरब कहा जा रहा है, ठीक है। 1836 से इसे क्या कहते थे, उत्तर पश्चिम प्रांत। 1836 से क्या कहते थे, उत्तर। 1937 में अगर हम बात करें केवल संयुक्त प्रांत। 1877 से संयुक्त आगरा अवध प्रांत। तो यानी 2 1 4 3 2 1 4 3 ऑप्शन ए हमारा जो है वो सही हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 102। क्या है, उत्तर प्रदेश का राजकीय चिन्ह में नहीं है मछली, तीर, धनुष, मोर। तो क्या नहीं है, मोर नहीं है, यानी ऑप्शन डी हमारा सही होगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 103। उत्तर प्रदेश का राजकीय खेल क्या है। उत्तर प्रदेश का राजकीय खेल के बारे में यदि बात करें क्रिकेट, बैडमिंटन, हॉकी, टेनिस। तो कौन सा है, हॉकी उत्तर प्रदेश का राजकीय खेल है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 104। उत्तर प्रदेश के किस स्थल से पूरा पाषाण काल के उपकरण के साथ साथ लघु पाषाण काल के उपकरण भी मिले हैं। बेलन नदी घाटी, बी सोनभद्र सिंगरौली घाटी, सी चंदौली की चकिया, या डी लोहंदा। तो उत्तर प्रदेश की बेलन नदी घाटी, सोनभद्र की सिंगरौली घाटी, चंदौली, चकिया पुरापाषाण स्थल के अवशेष प्राप्त हुए हैं, जबकि लोहंदा के नाला से पुरापाषाण और एवं लघु पुरापाषाण दोनों के उपकरण भी प्राप्त हुए हैं। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 105। क्या है, 1857 के महान विद्रोह के दौरान मौलवी अहमदुल्ला शाह ने उत्तर प्रदेश के किस स्थान का नेतृत्व किया। तो अहमदुल्ला शाह के बारे में यदि हम बात करें तो वो फैजाबाद के मौलवी के थे, जिन्होंने 1857 की क्रांति में फैजाबाद में नेतृत्व किया। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 106। निम्नलिखित में कौन से उत्तर प्रदेश में कौन सा जिला सबसे अधिक राज्यों को स्पर्श करता है। गौतम बुद्ध, सहारनपुर, गाजियाबाद और आगरा। यदि हम यहाँ पर बात करें अलग अलग ज़िलों की तो सबसे ज़्यादा जो है वो आपका सोनभद्र है वैसे तो, और यहाँ पर सहारनपुर है जो सर्वाधिक जिलों को स्पर्श करता है, ठीक है। कौन सा है, सहारनपुर, जो सर्वाधिक 3 जिलों को स्पर्श करता है, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 107। निम्नलिखित में से उत्तर प्रदेश में कौन सा जिला राष्ट्रीय राजधानी में सम्मिलित नहीं है। तो राष्ट्रीय राजधानी में सम्मिलित जिला जो नहीं है, बुलंदशहर, हापुड़, सिद्धार्थनगर और शामली। तो कौन सा है, सिद्धार्थनगर इसमें सम्मिलित नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर, अगर हम राष्ट्रीय राजधानी के बारे में बात करें तो 8 जिले उत्तर प्रदेश के राष्ट्रीय राजधानी यानी एनसीआर में सम्मिलित हैं। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 108। स्वतंत्रता के बाद अब तक राज्य विधानसभा की लखनऊ से बाहर मात्र एक बैठक हुई है, जो कि मेरठ में, गाजियाबाद में, प्रयागराज में और गोरखपुर में। तो कहाँ पर हुई है एकमात्र बैठक, स्वतंत्रता के बाद राज्य विधानसभा की लखनऊ के बाहर एकमात्र बैठक प्रयागराज तीर्थराज में हुई है, यानी ऑप्शन सी हमारा सही होगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 109। मतदाताओं की दृष्टि से सबसे बड़ा व सबसे छोटा संसदीय क्षेत्र। तो सबसे बड़ा मतदाताओं की दृष्टि से अगर हम राज्य देखें तो गोरखपुर जिला है, और सबसे छोटा देखें तो वो आपका शामली होगा संसदीय क्षेत्र, ठीक है। मतदाताओं की संख्या उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा संसदीय क्षेत्र गाजियाबाद है, जबकि सबसे छोटा संसदीय क्षेत्र अगर हम बात करें तो बागपत है, ठीक है। यानी ऑप्शन ए हमारा सही होगा, गाजियाबाद और बागपत, यानी ए ऑप्शन हमारा जो है वो सही है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 110। उत्तर प्रदेश का सर्वाधिक वैधानिक नगरों वाला जिला कौन है। वैधानिक नगरों वाले जिले के बारे में बात करें तो सभी प्रशासनिक इकाइयाँ जिसे नगर निगम, नगर पालिका, छावनी बोर्ड अधिसूचित शब्दावली में परिभाषित किया गया है, शहर न होकर शहर बनने की प्रक्रिया में होते हैं। तो सबसे अधिक वैधानिक नगरों वाला जिला जो है वो है बदायूं, ठीक है। कौन है, बदायूं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 111। क्या है 111। प्रदेश से छठे राज्यों की संख्या 9 है। कितनी है,
प्रदेश से छठे राज्यों की संख्या 9 है, सही है। उत्तर प्रदेश में वर्तमान 75 जिले 18 संभाग हैं, ये भी सही है, यानी ऑप्शन सी हमारा सही होगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 112। क्या कह रहा है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। उत्तर प्रदेश का कुल क्षेत्रफल भारत के क्षेत्रफल का लगभग 7% है। ठीक है, ये बात बिल्कुल सही है। उत्तर प्रदेश का कुल क्षेत्रफल, नगरीय क्षेत्रफल लगभग 3% है, ये भी सही है, यानी ऑप्शन सी हमारा जो होगा वो सही हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13। निम्नलिखित में से कौन जिला न्यूनतम क्षेत्रफल वाला है। गाजियाबाद, बनारस, मऊ और हापुड़। तो न्यूनतम क्षेत्रफल वाला जो जिला है वो है हापुड़। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 114। हर घर पेयजल परियोजना किस जिले से शुरू हुई। तो हर घर पेयजल परियोजना वो हुई है उत्तर प्रदेश के झांसी जिले से। ठीक है, यानी ऑप्शन ए हमारा सही होगा। निम्नलिखित में से कौन सी फसल तराई क्षेत्र की मुख्य फसल है। तो ऑप्शन ए है धान, गेहूँ, आलू। तो तराई की फसल कौन सी है यहाँ पर, तो तराई में जो फसल होती है वो है आपकी धान। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 116। निम्नलिखित में से कौन से जिले जो बुंदेलखंड और बघेलखंड दोनों में सम्मिलित है। सोनभद्र, ललितपुर, चित्रकूट और बांधा। तो बुंदेलखंड और बघेलखंड दोनों में सम्मिलित है वो जिला है आपका सोनभद्र। क्या है मित्रों, सोनभद्र। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 117। उत्तर प्रदेश के मैदानी क्षेत्रों का ढाल कैसा है। पूरब से पश्चिम, उत्तर से दक्षिण, उत्तर पश्चिम से दक्षिण पूर्व और दक्षिण पूर्व से उत्तर पश्चिम। तो यहाँ पर यदि हम बात करें तो वो है उत्तर पश्चिम से दक्षिण पूर्व। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 118। क्या कह रहा है 118, इसे देखते हैं। निम्नलिखित में कौन सी जोड़ी सही है। भारत खंडीय संगीत संस्थान लखनऊ, राज ललित कला अकादमी प्रयागराज, राष्ट्रीय कथक संस्थान लखनऊ। तो यहाँ पर कौन सा ऑप्शन सही है। तो यहाँ पर ये दोनों तो सही मिले हैं, जबकि ये राज्य ललित कला अकादमी आपकी कहाँ पर है, ये भी आपकी लखनऊ में है। कहाँ पर है मित्रों, लखनऊ में, यानी ऑप्शन बी हमारा सही होगा, यही सही नहीं मिली थी। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 119। नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर कैंसर प्रोविंसन रिसर्च सेंटर कहाँ है। तो कैंसर इंस्टीट्यूट रिसर्च सेंटर आपका नोएडा में है, ऑप्शन बी हमारा सही होगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 120। रेह या कल्लर मिट्टी किस प्रकार की मृदा है। रेह या कल्लर मिट्टी, ए क्षारीय, जलोढ़, लाल और काली। तो रेह और कल्लर मिट्टी किस प्रकार की मिट्टी है, ये आपकी क्षारीय या लवणीय मिट्टी होती है। ठीक है, यानी जिसका पीएच मान 8.5 से अधिक होता है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 121। क्या है, महाविस्फोट सिद्धांत नहीं है। महाद्वीपीय विस्थापन से, ब्रह्मांड की उत्पत्ति से, आकाश उत्पत्ति से, सौरमंडल की उत्पत्ति से। तो महाविस्फोटीय सिद्धांत जो है वो ब्रह्मांड की उत्पत्ति, आकाशगंगा की उत्पत्ति से, महाद्वीपीय विस्थापन से संबंधित नहीं है। ठीक है, इन तीनों से संबंधित है। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 122। बिग बैंग सिद्धांत प्रतिपादित किया था। तो बिग बैंग सिद्धांत किसने किया था। थॉमस गोल्डहार्मन, एलन संडे, जॉर्ज लेमेंटियर, या इनमें से कोई नहीं, तो ये किया था जॉर्ज लेमेंटियर ने। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 123। क्या है 123, क्या है, हमारी आकाशगंगा के केंद्र की परिक्रमा करने में सूर्य को कितना समय लगता है। 2.5 करोड़, 10 करोड़, 25 करोड़ या 50 करोड़। तो सूर्य को हमारी आकाशगंगा का चक्कर लगाने में समय लगता है 25 करोड़ वर्ष। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 124। क्या है 124, उसे देखते हैं। निम्नलिखित में सुमेलित कीजिए ग्रह, उपग्रह, छुछल तारा, कृत्रिम उपग्रह। तो यहाँ पर यदि हम बात करें कौन सी बात सही होगी, तो ग्रह क्या है यूरेनस, उपग्रह क्या है चंद्रमा, पुच्छल तारा या कृत्रिम उपग्रह की बारे में बात करें तो पुच्छल तारा, हेलियो, कृत्रिम माइनर, यानी 2 1 4 3, 2 1 4 3, ऑप्शन ए हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 125। चंद्र ग्रहण कब होता है। जब चंद्रमा पृथ्वी और सूर्य के बीच आ जाता है। जब पृथ्वी और सूर्य और चंद्रमा के बीच आ जाती है तब आपका क्या होता है, चंद्र ग्रहण होता है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 126। क्या है 126, बुध ग्रह के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। बुध ग्रह पर वायुमंडल नहीं है, इसलिए यहाँ जीवन भी संभव नहीं है। बात बिल्कुल क्या है, पते की है। यहाँ दिन और रात अति गर्म और रातें बर्फीली, दोनों सही हैं। ऑप्शन सी हमारा सही होगा, क्योंकि वहाँ पे वायुमंडल नहीं है, इसलिए तापांतर नहीं होता है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 127। सौर मंडल में पृथ्वी की स्थिति क्या है। सूर्य और
ग्रह सूर्य और शुक्र ग्रह के मध्य स्थित है, यह शुक्र ग्रह और मंगल ग्रह के मध्य स्थित है, यह सूर्य से दूरी और क्रम में से चौथा ग्रह है, इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर यदि हम बात करें कौन सा ऑप्शन सही है तो ऑप्शन बी हमारा सही होगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 1 to 8। सौरमंडल का सबसे छोटा उपग्रह कौन सा है? चंद्रमा, डीमोस, फोबोस, गनीमेड। तो यहाँ पर यदि हम बात करें सबसे छोटा उपग्रह जो है वो आपका कौन सा है इसमें तो ये है आपका डीमोस, जो कि सौरमंडल का सबसे छोटा उपग्रह है और मंगल ग्रह का उपग्रह है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 1 to 9। क्या है 1 to 9? कृत्रिम उपग्रह के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। समांतर दूर संवेदी उपग्रह पृथ्वी सूर्य समतुल्य कक्षा में 600 से 1100 किलोमीटर की दूरी पर स्थापित होते हैं। दूर संचार उपग्रह 36,000 किलोमीटर की ऊंचाई पर स्थापित होते हैं। तो यहाँ पे ये दोनों बातें बिल्कुल सही हैं। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 130। क्या है? पृथ्वी पर कुल कितनी काल्पनिक अक्षांश रेखाएं खींची गई हैं? पृथ्वी पर अगर काल्पनिक अक्षांश रेखाओं की बात हो तो 181 खींची गई हैं। ठीक है, अब अक्षांश रेखाएं भी आपको बता दें तो जो अक्षांश रेखाएं होती हैं वो कौन सी होती हैं? तो पृथ्वी पर कुल कितनी काल्पनिक रेखाएं खींची गई हैं? तो 181 हैं। ठीक है, देखें काल्पनिक अक्षांश क्या होते हैं। तो ये जो रेखाएं हैं, खड़ी रेखाएं क्या कहलाती हैं? आपकी अक्षांश रेखाएं कहलाती हैं। ठीक है, ये आपकी देशांतर रेखाएं हैं। और ठीक, और ऐसी ये रेखाएं, लेटी हुई रेखाएं जो हैं आपकी लैटिट्यूड, ये आपकी अक्षांश रेखाएं कहलाती हैं। तो ये कितनी हैं आपकी? 180 यानी 181 हैं। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 131 पर। क्या है 131? इसे देखते हैं। इसका निर्माण कष्ट के नीचे अवस्थित तप्त और तरल मेग्मा के ठंडा होने से होता है। बिल्कुल सही। अवसादी रूपांतरित चट्टानें इसी से निर्मित हैं। दोनों बातें सही हैं, ऑप्शन सी हमारा सही होगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 132। क्या है? ज्वालामुखी का सबसे अधिक कौन सी गैस निकलती है? जलवाष्प, हीलियम, सल्फर डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड। तो ज्वालामुखी से अगर हम बात करें सर्वाधिक कौन सी गैस निकलती है तो ज्वालामुखी से मित्रों जलवाष्प निकलती है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 33 पर। क्या है? 33। क्या कह रहा है 33? इसे देखते हैं। लावा ठोस होने के फलस्वरूप पृथ्वी के अंदर निर्मित चट्टानों को क्या कहते हैं? रूपांतरित चट्टानें, वॉल्केनिक चट्टानें, प्लूटोनिक चट्टानें। तो ये प्लूटोनिक चट्टानें होती हैं। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 134। निम्नलिखित पर्वतों में से कौन सा इटली में अवस्थित है? तो ये है आपका एपिनाइन, पेरिनीज, देनदेनिक और जूरा। तो ये है आपका एपिनाइन। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 135। स्पेन और फ्रांस के मध्य कौन सा पर्वत सीमा बनाता है? जूरा, प्रेनीज, कार्पोनियंस और काकेसस। तो ये कौन सा बनाता है? ये बनाता है आपका जूरा पर्वत। स्पेन और फ्रांस के बीच पेरिनीज सीमा बनाता है। कौन सा पर्वत बनाता है मित्रों? स्पेन और फ्रांस के बीच पर्वत जो बनाता है वो पेरिनीज पर्वत क्या बनाता है? सीमा बनाता है। ठीक है, तो ऑप्शन कौन सा सही होगा? ऑप्शन बी हमारा सही होगा। स्पेन और फ्रांस के मध्य पेरिनीज पर्वत सीमा बनाता है। यह पर्वत अरेबियन पर्वत और से युक्त है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 136। क्या कह रहा है? पृथ्वी ग्रह पर अधिकांश अलवण जल बर्फ, छत्रक और हिमनद के रूप में रहता है। शेष अलवण जल सबसे अधिक भाग पाया जाता है। तो शेष अलवण जल सबसे अधिक भाग भूमिगत जल के रूप में पाया जाता है। किसके रूप में पाया जाता है? नदियों में पाया जाता है। भूमिगत जल के रूप में पाया जाता है, यानी ऑप्शन सी हमारा सही होगा। वैसे तो हिमानी के रूप में अलवणीय जल है, लेकिन इसमें है नहीं, इसलिए हम महासागरीय नितल का सबसे विस्तृत भाग कौन सा है? महासागरीय नितल का सबसे विस्तृत भाग गहरे सागरीय मैदान है। क्या है? विस्तृत गहरे सागरीय मैदान है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 138। उत्तरी ध्रुवीय अक्षांश और दक्षिण ध्रुवीय अक्षांश के लिए जल वायुमंडल में कौन सी परत जिम्मेदार है? तो इसके लिए जिम्मेदार है आपकी आयन मंडल। कौन सी मंडल जिम्मेदार है? रेडियो तरंग विक्षेपण परिवर्तन आयन मंडल से होता है। ठीक है, इस मंडल में घटित होने वाली प्रमुख घटनाएं बाह्य किरणों को परीक्षण और ध्रुवीय प्रकाश को दक्षिण ध्रुवीय में दर्शन। तो कौन है? आयन मंडल है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 139। क्या कह रहा है?
पृथ्वी में एल्बिडो किसे कहते हैं? पृथ्वी का एल्बिडो पृथ्वी का कुल ऊष्मा बजट को, पृथ्वी द्वारा अवशोषित ऊष्मा सौर विकिरण के परावर्तित भाग को, तो एल्बिडो किसे कहते हैं? सौर विकिरण, पृथ्वी के ऊष्मा बजट और सौर विकिरण का जो भाग परावर्तित होकर अंतरिक्ष में चला जाता है उसे क्या कहते हैं? एल्बिडो कहते हैं मित्रों। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 140। इन बादलों से भारी वर्षा, ओला, तड़ित, झंझा आदि उत्पन्न होते हैं तथा सामान्य वर्षा भी होती है। ये कौन से बादल मेघ होते हैं? इनके बारे में यदि हम बात करें, ये होते हैं कपासी वर्षी मेघ। ऑप्शन चलते हैं आगे 141। लोयस निम्न में किससे संबंधित है? नदी, हिमानी, भूमिगत जल और पवन। तो लोयस के बारे में यदि हम बात करें तो ये किससे संबंधित है? पवन से संबंधित है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 142 पर। क्या है 142? पर्वत के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। क्या है? पर्वत पृथ्वी की सतह पर द्वितीय क्रम के उच्चावात होते हैं। ये निकटवर्ती तुलना क्षेत्रों में सामान्यतः 1000 मीटर से कम ऊंचाई पर होते हैं। तो यहाँ पर यदि हम बात करें, पहली बात गलत, सही दूसरी गलत, यानी ऑप्शन ए हमारा जो होगा वो सही होगा। ठीक है, इनकी ऊंचाई, पर्वतों लघु रूप से जिनकी ऊंचाई 1000 मीटर से कम होती है उन्हें हम पहाड़ी कहते हैं। क्या कहते हैं? पहाड़ी कहते हैं। अगर कम होगी, अधिक होगी तो वो पर्वत होगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर, कौन सा सही है? तो इसमें मित्रों आपका ए ऑप्शन सही होगा, बी ऑप्शन गलत होगा। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 143। निम्नलिखित में से कौन प्रशांत महासागर की ठंडी धारा है? ऑप्शन ए क्यूराइल की धारा, ओखोस्टक की धारा और पूर्वी ऑस्ट्रेलिया धारा, वेगुआरा। तो प्रशांत महासागर की ठंडी धारा क्यूराइल और ओखोस्टक है, यानी ऑप्शन बी हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 144। क्या कह रहा है? मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? ग्लोबल वार्मिंग, सतत प्रकाश, ओजोन परत संरक्षण, जलवायु परिवर्तन। तो ये प्रोटोकॉल जो है वो संबंधित है ओजोन परत से, और यहीं पे 16 सितंबर को ओजोन दिवस तौर पे जाना जाता है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 145। क्या कह रहा है? अरब रेगिस्तान से चलने वाली गर्म और शुष्क हवाएं, शुष्क हवा जिससे दृश्यता समाप्त हो जाती है, क्या कहलाती है? सिरको, सामुन और सामल और सिमुम। तो वो कहलाती है सिमुम। क्या कहलाती है मित्रों? रेगिस्तान से चलने वाली गर्म और शुष्क हवा रेत आदि जो सिमुम नाम से जानी जाती है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 146। क्या कह रहा है? 146 उसे देखते हैं। निम्नलिखित लताएं, लियाना और अधिपादप एपिफाइट इस वायु में सर्वप्रमुख विशेषता है। इन वनों में मिलने वाली जीवों को हाथी, गेंडा, जंगली सुअर, घड़ियाल, बंदर एवं सांप की अनेक प्रजातियां पाई जाती हैं। ये विशेषता किस प्रकार के वन की हैं? तो ये विशेषताएं जो हैं वो हैं आपके उष्णकटिबंधीय सदाहरित वन की। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 147। क्या कह रहा है? इकोलॉजिकल फुटप्रिंट की अवधारणा किसने विकसित की? इकोलॉजिकल फुटप्रिंट की अवधारणा विलियम रीस द्वारा प्रस्तुत की गई है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 148। क्या है? जोहानिसबर्ग सम्मेलन निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? पर्यावरण विकास के लिए अंतर्राष्ट्रीय सहयोग से है, ओजोन परत के संरक्षण से है, ग्रीन हाउस गैसों की पहचान से है और सतत विकास से है। तो ये किससे संबंधित है? सतत सस्टेनेबल डेवलपमेंट से है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 149। अमृत क्रांति किससे संबंधित है? अमृत क्रांति के बारे में यदि हम बात करें तो ये कृषि उत्पादन को दुगना और टिकाऊ कृषि से बिल्कुल नहीं, खनिज तेल बिल्कुल नहीं, नदियों को जोड़ने से संबंधित है। ये बात बिल्कुल सही है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 15150। ऑस्ट्रेलिया का पर्थ नगर किस दिशा में स्थित है? पूरब में, उत्तर पूरब में, दक्षिण पूरब में या पश्चिम में? तो ऑस्ट्रेलिया का जो पर्थ नगर है वो मित्रों पश्चिम में स्थित है। कहाँ पर स्थित है? पश्चिम में। तो इस तरह मित्रों आज हम लोगों ने जो आपका पेपर GS वर्ल्ड का सॉल्व किया है और बाकी ध्येय IAS संस्थान के और संस्कृति के भी PCS के पेपर अपलोड कर दिए जाएंगे। और इसके साथ एक महत्वपूर्ण सूचना, MP PCS और बिहार PCS से संबंधित प्रश्नों को भी शीघ्र ही अपलोड किया जाएगा। तो आप हमारे चैनल से जुड़े रहिए। और इसके साथ ही हम लोग करंट अफेयर से भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन लेके एक सीरीज़ आ रहे हैं जो आपके आगामी एग्ज़ाम को देख के काफ़ी सहायक सिद्ध होगी। तो आप हमारे चैनल से जुड़िए और अपने लक्ष्य को पाने की ओर अग्रसर रहिए। जय हिंद, धन्यवाद।